तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पेचीदा बीमारी ल्यूकीमिया की। मतलब डॉक्टर्स इसे समझते कैसे हैं, इसे अलग अलग कैटेगरी में कैसे बांटते हैं, और सबसे दिलचस्प बात, कैसे एक दशकों पुरानी भूली बिसरी प्रणाली ने एक जबरदस्त वापसी की है। ये कहानी वाकई कमाल की है। तो सोचिए, सबसे बड़ा सवाल था क्या? यही कि एक ऐसी बीमारी को कैसे समझा जाए, कैसे उसे क्लासिफाई किया जाए, जो कह सकते हैं कि एक बहुरूपिया है जो लगातार अपना रूप बदलती रहती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसी चुनौती का जवाब देने के लिए दो बड़े क्लासिफिकेशन सिस्टम सामने आए। और ये हैं हमारी कहानी के दो मेन प्लेयर्स। एक तरफ है एफएबी सिस्टम और दूसरी तरफ है डब्ल्यूएचओ सिस्टम। अब देखिए, दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। एफएबी सिस्टम वो बस माइक्रोस्कोप के नीचे देखता था कि सेल्स दिख कैसे रहे हैं, उनका शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। वही दूसरी तरफ डब्ल्यूएचओ सिस्टम वो सीधे सेल्स के अंदर झांकता था, उनके जेनेटिक कोड में, उनके डीएनए में, मतलब उनके क्रोमोसोम्स में क्या बदलाव हो रहे हैं, कौन से म्यूटेशंस हैं, ये सब देखता था। तो समझ ही सकते हैं कि दोनों के अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, एकदम शुरुआत में। सबसे पहले मैदान में उतरा एफएबी सिस्टम, यानी फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश सिस्टम। इसका मकसद सीधा था, माइक्रोस्कोप के जरिए इस पूरे क्योस में, इस पूरी उलझन में एक ऑर्डर लाना। देखिए, 1970s के दशक में हालात ये थे कि ल्यूकेमिया का डायग्नोसिस करने का कोई एक तरीका नहीं था। मतलब हर अस्पताल का अपना अलग सिस्टम था। अब ऐसे में अलग अलग जगहों के रिजल्ट्स और ट्रीटमेंट्स को कंपेयर करना लगभग नामुमकिन था। तो एक स्टैंडर्ड भरोसेमंद तरीके की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। हुआ यूं कि 1974 में पेरिस में फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के 7 टॉप एक्सपर्ट्स एक साथ बैठे। उनके सामने थी 150 मरीजों की स्लाइड्स, और उन पर जबरदस्त बहस हुई। फिर एक साल बाद 1975 में ये ग्रुप लंदन में मिला और अपने नए क्राइटेरिया को और भी सैंपल्स पर टेस्ट करके पक्का किया, और फाइनली 1976 में एफपीएबी सिस्टम दुनिया के सामने आया और डायग्नोसिस का नया गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। तो सवाल यह है कि ये एफएबी सिस्टम असल में था क्या? देखिए, ये बहुत सीधा साधा सिस्टम था। ये एक्यूट ल्यूकीमिया को सेल्स की मॉर्फोलॉजी, यानी वो माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखते हैं, इसके आधार पर क्लासिफाई करता था। मतलब वो देखते थे कि ये कैंसर वाले सेल्स नॉर्मल बोन मैरो के कौन से सेल से सबसे ज्यादा मिलते जुलते हैं, वो कितने मैच्योर हैं, कितने नहीं। बस यही था इसका आधार। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, साइंस में चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, तो जाहिर है कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जल्द ही एक और ज्यादा मॉडर्न नजरिए की जरूरत महसूस होने लगी, और बस यहीं से एंट्री होती है जीनोमिक्स सिस्टम की, जो जीनोमिक्स की ताकत से बीमारी को कहीं ज्यादा गहराई से देखता था। अब 1990 का दशक आते आते एक बात साफ हो गई थी। सिर्फ ये देखना कि सेल्स दिख कैसे रहे हैं काफी नहीं था। अब डॉक्टर्स को इससे ज्यादा चाहिए था। उन्हें ये पता लगाना था कि बीमारी आगे चलकर कैसा रूप लेगी, मतलब उसका प्रोग्नोसिस क्या होगा। और बस यहीं पर एफएबी सिस्टम थोड़ा पीछे रह गया, थोड़ा अधूरा लगने लगा। तो जो डब्ल्यूएचओ सिस्टम आया वो एक जबरदस्त अपग्रेड था। इसने अपने अंदर कई नई पावरफुल टेक्नोलॉजीज को शामिल किया, जैसे कि साइटोजेनेटिक्स, जो सीधे क्रोमोसोम्स में गड़बड़ियां पकड़ता है। फिर आया इम्यूनोफिनोटाइपिंग, जो सेल्स की सतह पर मौजूद खास प्रोटीन मार्कर्स को पहचानता है। और सबसे बड़ी बात, जीनोमिक टेस्टिंग, जो सीधा जीन लेवल पर जाकर म्यूटेशंस को ढूंढ निकालता है। इन सब की वजह से प्रोग्नोसिस बताने में, यानी बीमारी का भविष्य बताने में, यह सिस्टम कहीं ज्यादा सटीक था। और दोनों सिस्टम में एक बहुत बड़ा कॉन्क्रीट फर्क था। वो था एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, यानी एएमएल के डायग्नोसिस का थ्रेशोल्ड। एफएबी सिस्टम कहता था कि अगर 30% ब्लास्ट सेल्स हैं तो एएमएल है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इस नंबर को घटाकर सीधा 20% कर दिया। अब यह सुनने में छोटा सा बदलाव लग सकता है, पर इसने डायग्नोसिस करने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया। अच्छा, तो अब थोड़ा और प्रैक्टिकल होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो एफएबी क्लासिफिकेशन था, ये असल में प्रैक्टिस में कैसा दिखता था। मतलब जब एक्सपर्ट्स माइक्रोस्कोप में झांकते थे तो उन्हें असल में क्या नजर आता था। कुछ खास सबटाइप्स पर एक नजर डालते हैं। तो एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं M3 सबटाइप का। इसकी एक बहुत ही खास पहचान थी। सेल्स के अंदर ऑरा रॉड्स के गुच्छे, मतलब ढेर सारी सुई जैसी चीजें भरी होती थीं। इन खास सेल्स को उस जमाने में एक खास नाम भी दिया गया था। और इनको पहचानना इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी का सिग्नल था।
इससे शरीर में खतरनाक ब्लीडिंग, जिसे कोएगुलोपैथी कहते हैं, उसका खतरा बहुत बढ़ जाता था। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। ये जो खास विजुअल पहचान थी ना M3 की, इसका सीधा कनेक्शन एक कमाल की बेहद असरदार थेरेपी से था, जिसका नाम है ATRA। सोचिए, ये FAB सिस्टम की कितनी बड़ी जीत थी। सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखकर एक ऐसी चीज पता चली जिसने सीधा एक जिंदगी बचाने वाले इलाज का रास्ता खोल दिया। एक और मजेदार उदाहरण है M5 यानी मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। इसकी खासियत क्या थी कि ये बीमारी सिर्फ बोन मैरो तक ही सीमित नहीं रहती थी। इसके लक्षण शरीर में बाहर भी दिखते थे, जैसे कि मसूड़ों में बहुत ज्यादा सूजन आ जाना। मतलब विजुअल सुराग सिर्फ स्लाइड पर ही नहीं, मरीज के शरीर पर भी मिल सकते थे। और फिर आता है M7 मेगा कैरियोसाइटिक ल्यूकेमिया। अब ये अपने आप में एक अलग ही चैलेंज था। क्यों? क्योंकि ये अक्सर मैरो फाइब्रोसिस कर देता था। आसान भाषा में कहें तो बोन मैरो में एक तरह का रेशेदार जाल बन जाता था। और इसका नतीजा क्या होता था? ड्राई टैप। मतलब जब डॉक्टर जांच के लिए सैंपल निकालने की कोशिश करते तो कुछ हाथ ही नहीं लगता था, सैंपल लेना ही मुश्किल हो जाता था। तो समय आगे बढ़ा, जीनोमिक्स का जमाना आ गया और धीरे धीरे फैब सिस्टम को एक पुरानी आउटडेटेड चीज मान लिया गया। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, यहां भी एक जबरदस्त ट्विस्ट आया, एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये पुरानी मानी जाने वाली प्रणाली अचानक फिर से हीरो बन गई। हुआ ये कि जब एडवांस्ड जीनोमिक टेस्टिंग आई तो वो प्रोग्नोसिस के बारे में इतनी बेहतर जानकारी देने लगी कि FAB सिस्टम, खैर उसे लगभग इतिहास की किताबों में बंद कर दिया गया। सीधी सी बात थी, FAB के जो सब ग्रुप्स थे उनका इलाज कोई अलग अलग तो होता नहीं था और जीनोमिक्स के प्रेडिक्शंस कहीं ज्यादा सटीक थे, तो उसे इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं रह गया था। लेकिन एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर डैनियल ए पोलिया, उन्होंने लिखा और बहुत खूब लिखा, हम ऐसे प्रयासों को अपने जोखिम पर ही नजरअंदाज करते हैं। ये लाइन, ये एक तरह से चेतावनी थी। ये इस बात का इशारा थी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और फैब की वापसी होने वाली है। तो इस वापसी के पीछे का गेम चेंजर कौन था? वो थी एक नई क्रांतिकारी दवा, AML के इलाज के लिए एक BCL2 इनहिबिटर, जिसका नाम है वेनेटोक्लैक्स। इस एक दवा ने आकर सब कुछ बदल दिया और एक ऐसा नया सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। और यहीं पर आया वो अमाल का मोड़। जब रिसर्च हुई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि वो पुराना FAB सिस्टम, हाँ वही जिसे सब भूल चुके थे, उसके जरिए पहचानी गई मोनोसाइटिक बीमारी के जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे वो ये बता सकते थे कि मरीज वेनेटोक्लैक्स दवा पर कैसा रिस्पॉन्स देगा। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या थी? ये वो जानकारी थी जो हमारे सबसे एडवांस्ड, सबसे महंगे जीनोमिक टेस्ट भी नहीं पकड़ पा रहे थे। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? क्या सीखने को मिलता है? शायद यही कि विज्ञान में सब कुछ जो पुराना है वो फिर से नया हो सकता है। एवरीथिंग ओल्ड इज न्यू अगेन वाली बात यहां बिल्कुल फिट बैठती है। इस टेबल को देखें तो पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ FAB सिस्टम जिसका आधार है मॉर्फोलॉजी, यानी दिखता कैसा है, इसकी ताकत, ये कम रिसोर्स में काम करता है और जैसा हमने देखा अब नई दवाओं के लिए भी काम का साबित हो रहा है। दूसरी तरफ है WHO सिस्टम जिसका आधार है जीनोमिक्स, यानी अंदर का कोड। इसकी सबसे बड़ी ताकत है प्रोग्नोसिस की सटीकता। तो आज की तारीख में WHO तो मॉडर्न गोल्ड स्टैंडर्ड है ही, लेकिन FAB वो एक बहुत ही जरूरी, खास मौके पे काम आने वाला टूल बन गया है। और यही है सबसे जरूरी बात, डायग्नोसिस में नए टूल्स पुराने टूल्स को हमेशा रिप्लेस नहीं करते। ऐसा नहीं है कि एक आया तो दूसरा चला गया, नहीं, होता यह है कि हमारा टूल किट वो बस और बड़ा होता जाता है और कभी-कभी किसी नए मुश्किल काम के लिए हमारा वही पुराना औजार एकदम परफेक्ट साबित होता है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे पास और कौन सा ऐसा पुराना ज्ञान है, कौन सी ऐसी पुरानी तकनीक है जो भविष्य में होने वाले किसी बड़े ब्रेक थ्रू की चाबी बन सकती है। सोचने वाली बात है ना?